कहीं कहीं से हर चेहरा एक जैसा लगता है, थोड़ा एक जैसा लग रहा है ना भारत जैसा। तो इसी को बड़ा छोटा जब कर्व करेंगे तो बनाना पड़ेगा। अब ये बोर्ड पे बना है, कभी कभी हमको पूरा बनाना पड़ता है और आपको कॉपी पे इतना छोटा बनाना पड़ेगा। तो भारत को पढ़ने से पहले भारत का नक्शा बनाना बहुत ज़रूरी है, भारत का नक्शा बनाने आना बहुत ज़रूरी है। भारत का भौतिक स्वरूप पढ़ने से पहले ये समझिए कि हम लोग किसी भी क्लास में हम लोग क्या टारगेट लेते हैं कि आज जो पढ़ेंगे उसको याद करेंगे। तो आज हम भारत के बारे में कोशिश करेंगे कि ज्योग्राफिकली यानी भौतिक रूप से, भौगोलिक रूप से भारत को समझने का प्रयास करेंगे। क्लियर है? टारगेट क्लियर है? भारत का भौतिक स्वरूप यानी फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया पढ़ने के पहले ज्योग्राफी ऑफ इंडिया और भारत के बारे में उत्सुकता होनी चाहिए कि आज के डेट में हम इसको जान जाएंगे। तो क्या जानना चाहिए? तो बेसिक क्या है, कहाँ से कहाँ तक फैला है, ये दूसरा दिन कहाँ से कहाँ तक फैला है, यह है लंबाई और यह है इसकी, तो यह पता होना चाहिए कहाँ से कहाँ तक। अब ये कहाँ से कहाँ का जवाब है, एक जवाब होगा कितना लंबा है, इसका लेंथ क्या है। ये तो है कि कितना डिग्री से कितना डिग्री तक, कितना डिग्री से कितना डिग्री तक, और ये हो जाएगा कितना किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक, कितना किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक। दो सवाल हो गए। तीसरा सवाल होगा कि यह इस पॉइंट को क्या कहते हैं, इस पॉइंट को क्या कहते हैं, इस पॉइंट का क्या नाम है और इस पॉइंट का क्या, विस्तार, फिर लंबाई चौड़ाई और फिर उनका ओरिजिन पॉइंट या लास्ट पॉइंट। ठीक है, 6 सवाल हो गए कि नहीं हो गए? तो मन में सवाल लेकर ही पढ़ने की शुरुआत करनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद होगा कि भारत के किस ओर क्या है, तभी ना भारत को जानेंगे कि कहाँ पहाड़ है, कहाँ मैदान है, कहाँ पर पठार है और कहाँ पर तटीय मैदान या द्वीप समूह है। भारत में मरुस्थल बहुत छोटा है, इसलिए उसको हम लोग काउंटिंग में नहीं लेते हैं। जब कहा जाए कि भारत कितने भाग में है तो नॉर्मली लोग कहते हैं 5 भाग, लेकिन बेसिकली कहना चाहिए 4 भाग, क्योंकि भारत में प्राइमरीली उत्तर का विशाल पर्वतीय श्रृंखला है, उत्तर का मैदान है और मध्य का पठार है और पश्चिम या इधर दोनों तरफ तटीय मैदान है और द्वीप समूह है। छोटा सा ये आपको एक मरुस्थल भी। तो 4 वर्ग है। तो कहाँ क्या है ये जानना है। अब पहाड़ है तो कैसा कैसा पहाड़ है यह जाने तो भौतिक स्वरूप जान गए। फिर नदियाँ कैसी हैं, कितनी नदियाँ हैं, कहाँ से उद्गम है, कहाँ पे जाके वो मिलती हैं, इसको जानना है। तो क्या क्या जानना हम लोग को, पहाड़ है, ये एरिया मैदान है, ये एक त्रिभुजाकार एरिया यहाँ पे मोटा मोटी पकड़ लीजिए, ये क्या है, पठार है, इसको प्लेटू बोलते हैं। हाँ, और ये जो तटवर्ती है, ये जो एरिया है ये तटवर्ती मैदान है। क्या है, तटवर्ती या कोस्टल प्लेन्स। ठीक है, या फिर द्वीप भी है, यहाँ पर आइलैंड्स भी है, जिसमें लक्षद्वीप वगैरह इधर है और ये सब अंडमान निकोबार है। तो कितना इनका मेजर डिवीज़न है भारत का, 4। ठीक है, इसके अलावा और क्या जानना चाहिए कि कौन समुद्र के से ज़्यादा एक्सपोज है। भारत के जितने राज्य हैं उसमें समुद्र से एक्सपोजर किसका ज़्यादा है ना। भारत के आसपास जितने देश हैं उसमें से किस देश के साथ भारत का ज़्यादा बाउंड्री शेयर होता है, किसके साथ किस क्रम से शेयर होता है, यानी पाकिस्तान से ज़्यादा है, बांग्लादेश से ज़्यादा, तो क्रम क्या है, चीन से कितना है, बताना नहीं है, जानना है। ठीक है, ये जान गए तो हुआ कि भाई ठीक है, भारत तो बड़ा आसान है। और अब जानना है कि भारत यदि इतना बड़ा देश है तो इतने बड़े देश में यहाँ कैसी वनस्पति होती है, यहाँ पर कैसी वनस्पति, वेजिटेशन कैसा है, यहाँ पर जो पेड़ पौधा होता है वो कैसा है। तो ये चौथा एलिमेंट हम जान गए, क्या है कि कहाँ पर किस तरह की वनस्पति है।
वनस्पति मतलब वेजिटेशन की। अब जैसे मैदानी भाग में जो पौधे होते हैं और जो पहाड़ पे पौधे होते हैं, आप लोग देखा है कुछ अंतर होता है, कुछ पता चला उसमें अंतर? और कुछ कॉनिकल होता है, दैट इज द बेसिक। क्योंकि मान लीजिए बर्फ़ गिरेगा तो मैदान वाले पे गिरेगा बर्फ़, तो वो यदि जिस तरीके से शेप में है उसके ऊपर यदि बर्फ़ जम जाए तो बड़ा बड़ा पेड़ तो तुरंत धराशायी हो जाएगा। लेकिन कॉनिकल रहेगा तो वो बर्फ़ को तोड़ देगा और नीचे गिरा देगा, उसके ऊपर लोड ज़्यादा नहीं रहेगा। ठीक है ना? तो पहाड़, मैदान, पठार और तटीय मैदान। ठीक है। इसके बाद आदमी सोचेगा इसमें मिट्टी कैसी है? क्या एक हो जाएगा? मिट्टी, वनस्पति यानी सॉइल्स, और इसको वेजिटेशन। तो ऐसे करके परत दर परत भारत आपके सामने खुलता जाएगा। शुरुआत किया जाए? चलिए लिखिए कुछ चीज़ों को, क्योंकि कुछ चीज़ें आपको अभी सुनने में अच्छी लगेंगी लेकिन याद नहीं रहेगा। यह आप लोग को यदि पता हो, जिन लोगों को, उनसे हम पूछ भी सकते हैं। जैसे भारत का जो मुख्य भूमि है, मेन लैंड ऑफ इंडिया, लिखिए मेन लैंड ऑफ इंडिया इज लोकेटेड बिटवीन लैटिट्यूड्स। किन किन लैटिट्यूड्स के बीच में लोकेटेड है मेन लैंड ऑफ इंडिया? कैन एनीवन आंसर दिस क्वेश्चन? नॉर्थ ईस्टर्न, नॉर्थ ईस्टर्न हो गया। लिखिए बिटवीन 8 डिग्री 4 मिनट्स, ऐसे लिखेंगे उसको, 8 डिग्री और 4 मिनट्स। डिग्री को 0 से और मिनट्स को, और दूसरा क्या है इसका? 30 डिग्री और 6 मिनट। ये किधर से किधर का है? साउथ टू नॉर्थ। ये 8 है या ये 8 है? इसमें आधे लोग गलती कर देते हैं, ध्यान रखिएगा। ये नीचे 8 है, क्योंकि 10 डिग्री चैनल यहीं पर न है जो विभाजित करता है, इससे याद रखिएगा। तो ये 8 यहाँ पर होगा और 37 यहाँ पर होगा। दूसरा बताइए, चूँकि भारतीय जो ये है, भारत जो है वो किस हेमिस्फीयर में पड़ता है? किसी और में है? नहीं, मतलब पूरी तरीके से नॉर्दर्न, यदि कहा जाए नॉर्दर्न में पड़ेगा, लेकिन यदि ऑप्शन में आ जाए नॉर्थ ईस्टर्न तो भी गलत नहीं है। हाँ, नॉर्थ एंड ईस्टर्न, नॉट नॉर्थ ईस्टर्न, ध्यान रखिएगा, नॉर्थ एंड ईस्टर्न। लेकिन यदि सिंगल मारना हो तो नॉर्दर्न। चलिए लिखिए दूसरा, 68 डिग्री 7 मिनट, क्योंकि 82 यहाँ पर है तो ये इधर से जाएगा और 68 से 82 पहुँचेगा, फिर 97 पहुँचेगा। ठीक है ना? कितना है यहाँ पर? डिग्री 7 मिनट्स। और यहाँ पर जो जाता है वो कितना है? 82 पॉइंट, वही हाफ कीजिए। ठीक। और ये कितना है? तो इसको एक बार रिपीट कर लीजिए। तो पूरब से पश्चिम कितना है? ठीक है, ठीक है। क्योंकि हम लोग ये जो है ना देशांतर है, लॉन्गिट्यूड है, ये कहाँ से आता है? 0 से, लंदन से, GMT। ठीक। पूरब में 97.25, 97 डिग्री 2 ठीक है ना? यहाँ पर 8.4 है और यहाँ क्या है? 37, क्या है? 6। अब ये क्लियर हो गया सबको? चलिए लिखिए, इट इज़ सिचुएटेड इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। इट इज़ सिचुएटेड इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। यह कहाँ है? पूर्णतया उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेज थ्रू 8 स्टेट्स ऑफ इंडिया। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। एक काल्पनिक रेखा है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरता है? 8 राज्य। तो ये सवाल पहले पूछता था, लेकिन अब क्या है कि 8 राज्य का एकदम क्रम याद होना चाहिए। हाँ, इसलिए क्योंकि बार बार ये सवाल आ गया और इसको और टफ करना है तो क्या हो सकता है, इसलिए पूरा लाइन इसे याद कीजिए। लिखिए, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। अब उल्टा बोलिए, मिजोरम,
त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। ठीक है, तो अब तक हम लोगों ने कितने इन्फॉर्मेशन लिए? एक, कहाँ से कहाँ तक फैला है। ठीक है, दूसरा इन्फॉर्मेशन यह कर्क रेखा वाला आ गया, यहाँ से शुरू होकर वहाँ तक। अब सवाल यदि हम पूछे कि 7 सिस्टर्स में से कितने स्टेट्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर आते हैं? 2। तो हो सकता है कि वहाँ पर 3 मन में आ जाए, ऑप्शन ऐसा हो जाए, इसलिए थोड़ा सा इन सब चीज़ों पे ध्यान दें। ठीक है, अब क्या करना है, जब और माइन्यूट आगे पढ़ेंगे तो जिन जिन राज्यों से गया है उसमें जिस जगह से ये क्रॉस हुआ उसके ऊपर और नीचे के एक एक महत्वपूर्ण शहर का नाम, जैसे उसके नॉर्थ में क्या है और उसके साउथ में क्या है। हाँ, तो रांची से गया है, झारखंड में रांची से गया है। आप रोड से आइएगा तो एक जगह ऐसे करके वाइट लाइन बना हुआ रोड पर, हम लोग वहाँ रुक के लोग फोटो खिंचाते हैं, यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है, जो कि कोई ऐसी रेखा है नहीं, लेकिन वहाँ एक लाइन बना दिया कि कर्क रेखा का यही पॉइंट है। ठीक है, चलिए लिखिए, भारत के उत्तर में कौन सा देश है? नेपाल, भूटान और चीन। केवल एक देश नहीं है, ठीक है ना। उत्तर में नेपाल, भूटान और चीन, दक्षिण में श्रीलंका, पूरब में बांग्लादेश, पूरब में और कोई देश है? म्यांमार, वेरी गुड। बंगाल की खाड़ी भी। पश्चिम में कौन कौन सा है? यही 2 है, वो टच नहीं करता है। ठीक है, अगला इन्फॉर्मेशन लिखिए, भारत को श्रीलंका से जो भाग अलग करता है समुद्री भाग, उसको कहते हैं मन्नार की खाड़ी। क्या कहते हैं? मन्नार की खाड़ी। बे ऑफ मन्नार, बे बताते हैं। गल्फ में जो है ना एनगल्फमेंट रहता है, बे में एक पैसेज रहता है, गल्फ में ज़मीन ज़्यादा रहता है, उसके बीच में पानी होगा, इसको गल्फ बोलते हैं। जैसे ऐसा आकृति बने, हाँ, उसके बीच में पानी है, वो गल्फ है। लेकिन 2 पैसेज को यदि कोई कर रहा है वो बे है। तो लिखिए, द पाक स्ट्रेट एंड बे ऑफ मन्नार सेपरेट्स इंडिया एंड श्रीलंका। 2 चीज़ें हैं, मन्नार की खाड़ी और पाक स्ट्रेट। पाक स्ट्रेट एंड बे ऑफ मन्नार सेपरेट्स इंडिया फ्रॉम श्रीलंका। हमने कहा था कि इसका टॉप मोस्ट पॉइंट का नाम क्या है? इंद्र। चलिए, तो आधे लोगों का गलत हुआ ना, इसलिए थोड़ा टाइम लीजिए, लेकिन सही बोलिए। हवड़ा के बोलने से कोई प्राइज़ तो नहीं है, वो तो कंपटीशन हो गया, तो इसलिए टाइम लीजिए, लेकिन सही बोलिए। देखिए, ऊपर में इंदिरा कॉल और नीचे इंदिरा पॉइंट। ठीक है, चलिए लिखिए, द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडियाज लैंड, द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडियाज लैंड इज कॉल्ड कन्याकुमारी एंड दैट इज कॉल्ड केप कोमोरिन। केप कोमोरिन। और इंदिरा पॉइंट कहाँ पर है? उस वाले पार्ट पर है, अंडमान वाले पॉइंट पर। और ऊपर वाले को इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल ये मत सोचिए कि इंदिरा पॉइंट यहाँ पर है, नहीं, इंदिरा उधर है, इस जगह पर इंदिरा, मतलब इससे भी दक्षिण जाता है, यहाँ पर है। और ये इसको क्या कहते हैं? केप कोमोरिन कहते हैं, और इसको कहते हैं इंदिरा कॉल। यह है इंदिरा कॉल, और यह है केप कोमोरिन या कन्याकुमारी, और यह इंदिरा पॉइंट यहाँ पर है। ठीक है ना? क्या कोई दिक्कत है? ये 8.5 से भी नीचे जाता है। अब ज़्यादा पूछेगा तो पूछ सकता है, इंदिरा पॉइंट का लोकेशन लैटिट्यूड क्या है? हम तो बोले ये तो यहीं पर है, ये तो इंदिरा कन्याकुमारी है। यहीं पे तो लोग कंफ्यूज होते हैं, सबको लगता है कि यही इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट का लैटिट्यूड लोकेशन क्या है? इंदिरा पॉइंट का लैटिट्यूड लोकेशन लिखिए, 6 डिग्री 45 मिनट्स। समझ रहे? इससे 2 डिग्री का फर्क है ना? सवाल यदि पूछे, भारत में किन 2 राज्यों की तटीय रेखा गुजरात के बाद है? आंध्र प्रदेश इज राइट, तमिलनाडु इज नॉट राइट। आंध्र प्रदेश सेकंड पर है और महाराष्ट्र थर्ड पर। देखिए, भारत में सबसे लंबी तटरेखा, मैंने तीसरा सवाल पूछा था ना कि क्या रहेगा, समुद्र से कितना का टच करता है? तो देखिए,
भारत में सबसे लंबी समुद्री रेखा गुजरात की है। गुजरात हैज़ लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन। गुजरात हैज़ लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन। भारत में सबसे लंबी तटरेखा गुजरात की है और इसके बाद आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र का नंबर आता है। इसके बाद आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र का नंबर आता है। भारत की स्थलीय सीमा, देखिए भारत की दो सीमा है, एक जो स्थल की सीमा है इसको स्थलीय सीमा बोलेंगे, यानी लैंड की जो बाउंड्री है, और एक ओवरऑल पूरा कोस्टल बाउंड्री। तो लिखिए भारत में समुद्री तट की लंबाई 7,516 किलोमीटर है, 7,516 किलोमीटर, 7,516 किलोमीटर। यह क्या है? कोस्टल बाउंड्री। और मुख्य भूमि के तट की लंबाई 6100 किलोमीटर है। मुख्य भूमि की तट की लंबाई 6100 किलोमीटर। और ओवरऑल भारत का टोटल पेरिफेरल कितना बनता है? 15,200। 3 आंकड़े हो गए। ओवरऑल कितना है? 15,200। टोटल बाउंड्री भारत का 15,200। यह मुख्य भूमि का है, क्योंकि ये जो द्वीप हैं इनका बाहरी बाउंड्री को इसमें नहीं जोड़ा जा रहा है, अदरवाइज ये ज़्यादा हो जाता है। ये मेनलैंड का है केवल। तो मुख्य भूमि का पूरा पूछे टोटल कितना रहेगा? 15,200। ठीक है। और समुद्री तट की लंबाई 7,516 और मुख्य भूमि के तट की लंबाई 6100। तीनों क्लियर है? तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं इतना दूर तक। बोर्ड पर या अपने कॉपी में बिना देखे यदि आप बता सकते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। भारत का विस्तार उत्तर से दक्षिण की ओर बताइए। कितना डिग्री से कितना डिग्री? हमने क्या कहता? उत्तर से दक्षिण। उत्तर में 8 है, तो आप लोग कहाँ हैं? मतलब ध्यान यहाँ क्यों नहीं है? नहीं 8 डिग्री नहीं, तुम 37 बोले थे। हाँ ठीक है, यू आर राइट। मतलब आदमी वही बोलता है ना जो उसको लगता है कि सही है या जो जानता है। सुनना चाहिए। देखिए पीटी में भी, मेंस में भी और इंटरव्यू में तो खास करके, आप इंटरव्यू में इंटरव्यूअर पूछ रहा है कुछ और आप बोल रहे हैं कुछ और, हास्यास्पद हो जाता है। तो सुनना सीखिए और रीड बिटवीन द लाइंस। जब आप क्वेश्चन पढ़िएगा पीटी में, पता नहीं दिखी नहीं, वो डार्क करके, मतलब आपको बाहर करना एग्जामिनर का लक्ष्य नहीं है, इसीलिए तो डार्क करके नहीं लिखा रहता है और वही नहीं दिखता है। परीक्षा हॉल से बाहर आने के बाद वही नहीं दिखता है। क्या है कि नहीं ऐसा? फिर से पूछ रहे हैं। दक्षिण से उत्तर की ओर भारत का विस्तार बताइए। चलिए कुछ और बातें लिख लीजिए। 82.5 डिग्री तो उन्होंने लिख ही दिया। यह इलाहाबाद के निकट एक जगह से गुजरती है जिस जगह का नाम है नैनी। ठीक है। भारत का ये जानना चाहिए कि एरिया कितना है। कितना एरिया है? 22,87,232 है ना। 32 32 फिर 87 इस आँख, यह कितना किलोमीटर स्क्वायर है? 32,87,263। याद रहेगा। भारत का क्षेत्रफल कितना है? उधर बिना देखे बताइए, इधर देखे बताइए। अभी देख लीजिए फिर तो याद कीजिए, क्योंकि बिना याद किए कोई उपाय नहीं है। हिंदी इंग्लिश जिसमें बोलते हैं, एक बार देख के बोलिए फिर बिना देखे बोलिएगा। आप भी याद कीजिए। 32,87,000। हिंदी ज़्यादा आसान है ना? याद करने में पहाड़ा ज़्यादा, हिंदी में आसान है। ठीक है। चलिए 2011 की जनगणना के हिसाब से भारत की जनसंख्या कितनी है? हमने क्या पूछा? 2011 की जनगणना के हिसाब से। सब लोग अपने से जो बढ़ता रहता है उसी को मानते रहते हैं। 125 करोड़ नहीं, 121 करोड़ 20 लाख, यानी 1 to 1.02, 20 लाख यही होगा ना। चलिए क्षेत्रफल की दृष्टि से
इंडिया इज लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, 7th लार्जेस्ट, 7th, ठीक है। भारत का सबसे छोटा राज्य, जनसंख्या के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य सिक्किम। ये सर भी लिख लीजिए, देखिए सबसे छोटा राज्य गोवा क्षेत्रफल के हिसाब से, सबसे छोटा राज्य सिक्किम जनसंख्या के हिसाब से। थोड़ा रफ्तार बढ़ाइए, थोड़ा हम घटा देते हैं। सबसे छोटा राज्य सिक्किम क्षेत्रफल के या जनसंख्या, जनसंख्या के हिसाब से, और क्षेत्रफल के हिसाब से गोवा। अच्छा, एक सवाल है यदि ज्योग्राफी में पूछा जाए, भारत का सबसे बड़ा पठारी राज्य पूछा जाए तो कौन सा होगा? मध्य प्रदेश हैज़ द लार्जेस्ट प्लेटू रीजन ऑफ इंडिया। लार्जेस्ट प्लेटू रीजन ऑफ इंडिया लाइज इन मध्य प्रदेश। वेरी गुड। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, 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 दिल्ली। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थलीय प्रदेश यानी डेजर्ट स्टेट राजस्थान। चलिए अगला बताइए, डेजर्ट के हिसाब से। अच्छा, भूतत्वीय संरचना जिसको कहते हैं जियो एलिमेंट्री स्ट्रक्चर, भूतत्वीय संरचना के हिसाब से भारत को कितने भागों में बांट सकते हैं? लिखिए, नहीं, भूतत्वीय के हिसाब से 3। लिखिए, हिमालय और उससे संबंधित पहाड़ों का समूह एक भूतत्वीय संरचना है। कंपोजिशन, जियो एलिमेंट्री कंपोजिशन। अकॉर्डिंग टू जियो एलिमेंट्री composition, India can be divided in three parts, namely Himalaya and related mountains, दूसरा plains of Ganga and Sindhu, और तीसरा peninsular region। हिंदी में बोलते हैं, भूतत्वीय संरचना के हिसाब से, पुरातात्विक संरचना के हिसाब से भारत को 3 भागों में बांट सकते हैं। एक हिमालय, उससे संबंधित पहाड़ों का समूह, दूसरा है सिंधु और गंगा का मैदान, और तीसरा है प्रायद्वीपीय भाग। वहाँ 4 डिवीज़न नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। हिमालय का कहानी आप लोग जानते हैं ना, बताना पड़ेगा। थोड़ा सा बता देते हैं, इंटरेस्ट आ जाएगा, है? ठीक है। ये देखिए, ये जो है ना, मान लीजिए जो भारत है, समझिए कि भारत का जन्म नहीं हुआ है। ये एक ज़मीन है, एक लैंड है, और ये अभी एक लैंड है, आप लोगों को दिख रहा है, ठीक। और यहाँ पर एक सागर है, और यहाँ से एक बच्चे का जन्म होगा, वही है हिमालय। तो इस सागर का नाम क्या है? तेथिस सागर। ये सागर है तेथिस सागर। और इस जमीन का क्या नाम है? ऊपर में अंगारा लैंड और नीचे में गोंडवाना लैंड, ठीक है। 3 चीज़, तेथिस सागर, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। अब क्या है कि जो जियो एलिमेंट्री जो चीज़ें हम कह रहे हैं, मतलब सोचिए भौगोलिक हलचल, शॉर्ट में कहिए भौगोलिक हलचल, उसके बदौलत क्या होता है कि ये पूरा इसको पुश करता है और वो इधर से पुश करता है। और ये सागर जो है, इसकी जो नम मिट्टी है, मुलायम मिट्टी, यह धीरे धीरे ऊपर उठती है और वो विश्व का सबसे ऊंचा पहाड़ बन जाता है, जिसका नाम है हिमालय, और सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। और अभी भी उठ रहा है 2 सेंटीमीटर पर ईयर के हिसाब से, कुछ और स्पीड बढ़ ही गया होगा। ये 2-2 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर उठ के ये कितना हो गया? 8,848। सोचिए कितना दिन से उठ रहा होगा, गुना करके निकालिए, भाग देकर निकालिए कि 2 सेंटीमीटर 1 साल में है, 2 सेंटीमीटर 1 साल में, तो 10 किलोमीटर उठने में कितना टाइम लगेगा? 10 किलोमीटर, रफली 11 करोड़ साल। मतलब ये नहीं कह रहे कि उसमें 2 सेंटीमीटर उठता था, हो सकता पहले कम उठता हो, अब 2 सेंटीमीटर या पहले ज़्यादा कभी उठता। ओवरऑल इस प्रक्रिया को होने में कितना टाइम लगा? 11 करोड़ साल। 11 करोड़ साल में हिमालय बना है, और 15 से 17 करोड़ साल के बीच में हमारा यह सब पहाड़ बना है, विंध्यान रेंज, ये सब जो है ना,
ये हिमालय से कम 5 करोड़ साल पुराना है, कम से कम 5। इसलिए इनकी चट्टान ज़्यादा मजबूत होगी या इसकी चट्टान ज़्यादा मजबूत होगी? ये मजबूत होगी। खिसकना इसलिए है कि उसकी मिट्टी में वो दम नहीं, जैसे हिमालय की मिट्टी में, ठीक है ना। ये मजबूत चट्टानें हैं और यह वलित चट्टानें हैं। हाँ, न्यू फोल्ड है, तो इसको न्यू कहते हैं क्योंकि मात्र 1100 करोड़ साल पुराना है। तो इतना कम है कि उसको नया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यू। और उसका तरीका क्या, देखिए, जैसे आपने मिट्टी को यदि आप बना लेते हैं गोल इस तरह का और दोनों तरफ से पुश करेंगे तो मिट्टी ऊपर उठेगी ना, तो इसका मतलब थोड़ा कि मिट्टी में बहुत दम आ गया। मिट्टी में दम नहीं था इसीलिए ऊपर उठा, अदरवाइज यदि रहता मजबूत तो ठेलते रहो, तुम ही चढ़ जाओ ऊपर, हम यहीं रहेंगे। तो इसलिए इसके अंदर क्या है कि जब भी भूस्खलन होता है, जब भी बहुत ज़्यादा रेनफॉल होता है, बादल फटता है, तो हिमालय के पहाड़ के जो पत्थर है वो टूट जाते हैं और फिर 2-4 लोगों को तोड़ भी देते हैं, घर से लेके गाड़ी तक सब कुछ। तो भूस्खलन जैसे चमोली में भी घटना हुई, जो ये उत्तराखंड में आए दिन होता रहता है, हिमालय के किसी भी रेंज में देखिएगा तो कुछ ना कुछ होता ही रहता है ना। तो ये इसलिए होता है कि यह नवीन फोल्डेड है और इसके अंदर पानी जाने के बाद इसका प्रकृति बदलता है। वही पानी यहाँ पड़ता है। अभी सुना है कभी भूस्खलन हो गया? महाबलेश्वर में भूस्खलन सुना है आप लोगों ने? इधर सुना है बेंगलोर की तरफ जो पहाड़ है पूरा, इधर जो बिंद का रेंज है, इधर जो अरावली है, कहीं होता है भूस्खलन? क्योंकि इनके पत्थरों के टाइप्स अलग हैं, वो अलग से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। उसी तरीके से आपको हिमालय भी अलग से पढ़ना होगा। हिमालय मान लीजिए हमने ऐसे खींचा, ये 4 लाइन और एक छोटा सा लाइन इधर, तो इन चारों लाइन का नाम बताइए। शिव, ये हो गया शिवालिक। ये कौन सा है? मध्य, बृहद। इसके अलग अलग नाम है, वो हम हिमालय अलग से पढ़ाएंगे आप लोगों को पूरा, ठीक है ना, उसके लिए टेंशन मत लीजिए। और ये हो जाएगा ट्रांस, और ये हो जाएगा काराकोरम वाला जो एरिया है। तो इसी को मध्य कोई लघु भी कहता है, किसी को कुमायूं भी कहा जाएगा। इसका अलग अलग वर्गीकरण है। हिमालय के लिए पूरा का पूरा क्लास लेना पड़ेगा। इतना बड़ा हिमालय 1100 करोड़ साल में हुआ और एक दिन में ख़त्म हो जाए तो अच्छा नहीं लगता है, तो इसको अलग से पढ़ाएंगे। लेकिन अभी हम आपको भारत के बारे में एक बेहतर ज्ञान जनरलाइज तौर पे देना चाह रहे हैं। अभी तक आप लोग ट्रैक पर हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा रिवाइज कर लें। इंदिरा कॉल कहाँ पर है? इंदिरा पॉइंट कहाँ पर है? ठीक है। केप कोमोरिन कहाँ है? ठीक है। क्या हुआ? आप लोग होमवर्क में लिखिएगा, ये यहाँ से यहाँ कितना लंबा है, यहाँ से यहाँ कितना लंबा है, इसको होमवर्क लिख लीजिए। आप लोग लिख लीजिए, इसकी लंबाई और चौड़ाई पता करके आना है। सब बता दें नहीं, और ये किसी का गलत नहीं होगा, बाकी सब गलत हो जाए। लंबाई चौड़ाई मैंने ढूंढने के लिए दिया ना, ये किसी का गलत नहीं होगा। भारतीय प्रायद्वीप में इधर की कुछ चट्टानें 3600 करोड़ साल पुरानी है। कितना? 3600 करोड़ साल मात्र। हम लोग 4.5 अरब साल पुरानी धरती पे खड़े हैं, और यदि बहुत लंबी आयु होती तो 4.5 अरब साल और खड़े रहते हैं। धरती की कुल आयु कितनी है? 9 अरब साल, जिसमें आधा हम लोग देख चुके हैं और आधा का उपाय कर चुके हैं कि आधे लोग देख नहीं पाएंगे। सब पानी खुद पी गए, सब लकड़ी खुद काट दिए, सब चिड़िया पौधा जानवर सब हम लोग यूज़ कर गए। अगली पीढ़ी जो है ना कल फोटो बनाएगी कि धरती पे ऐसा गोरैया हुआ करता था, धरती पर ऐसा पेड़ हुआ करता था। मतलब आपको रेड डेटा बुक है कि यदि उसको कोई पढ़िएगा या उसका डेटा देखिएगा तो उसमें बहुत तेज़ी से, मतलब रोज़ हज़ारों की संख्या में कीड़े मकोड़े जो होते हैं लुप्त हो जा रहे हैं, आपको दिखते ही नहीं। आधे लोगों को तो पता ही नहीं है। मतलब हम तो उस पीढ़ी में है ना जहाँ के लोग सोचते हैं कि सोयाबीन जो है पैकेट में पैदा होता है, उसका पौधा भी होता है। कोई जानता है कि सोयाबीन पौधे से निकलता है? सोयाबीन को लगा तो न्यूट्रिला को सोयाबीन कहते हैं, नहीं बेटा, हैं? चलिए देखिए, भारत के प्रायद्वीपीय चट्टान का उद्गम 3600 करोड़ वर्ष पुराना है। इंग्लिश में लिखिए, द ओरिजिन ऑफ रॉक्स ऑफ
पेनिनसुलर इंडिया इज मोर देन 3600 मिलियन ईयर्स ओल्ड। 3600 मिलियन, वो आंकड़ा ऐसे कल जानने के लिए पुराना है, कहीं पूछेगा नहीं, आप लोग से कहीं आएगा नहीं। मिलियन, हाँ। इस फेज को बोलते थे, जब आया गोंडवाना लैंड जब आया, इस फेज को बोलते थे कार्बोनीफेरस एज। लिखिए, कार्बोनीफेरस काल से पहले, कार्बोनीफेरस पीरियड, CARBONIFEROUS, कार्बोनीफेरस। कार्बोनीफेरस युग में गोंडवाना लैंड वाली घटना हुई। कब हुई? कार्बोनीफेरस एज में। मेरा एक वीडियो है, मात्र 4 घंटे का क्लास है इतिहास का, 4 घंटे का वीडियो है लगातार, उसको देखिएगा तो धरती कब जन्म लिया और अभी तक क्या है, उसमें मैंने एक क्लास में सारा बताया हुआ है। तो उसमें इपोक किसको कहते हैं, एरा किसको कहते हैं, पीरियड क्या होता है, फेज क्या होता है, 4 चीज़ें हैं, इपोक, एरा, पीरियड और फेज। तो यह बंटवारा आपको समझ में आ जाएगा। अदरवाइज आप लोग का बाद में कभी ज़रूरत लगे, आप लोग को लगेगा कि जानना चाहिए, तो एक क्लास हम ले सकते हैं। इसी फेज के दौरान जो कार्बोनीफेरस, अभी हम लोग जो कोयला निकालते हैं ना ज़मीन से, इसी फेज में वो सारा कोयला ज़मीन में दबा था। कोयला मतलब लकड़ी, पेड़ पौधा, इतना दबा कि हम आज तक उसका कोयला निकाल रहे हैं। लिखिए, ड्यूरिंग द कार्बोनीफेरस पीरियड द कोल वाज, ड्यूरिंग द कार्बोनीफेरस पीरियड द कोल वाज formed in दामोदर, सोन, महानदी एंड गोदावरी बेसिन। 4 नदी है, दामोदर, सोन, गोदावरी और महानदी बेसिन। इस कार्बोनीफेरस फेज के दौरान ही सोन, महानदी, गोदावरी और दामोदर में कोयले का निर्माण हुआ। और दक्कन के पठार का निर्माण कब हुआ? क्रिटेशियस फेज में। दामोदर, सोन, महानदी और गोदावरी, दामोदर, सोन, महानदी और गोदावरी। लिखिए लिखिए लिखिए, दक्कन ट्रैप का उद्भव क्रिटेशियस युग के दौरान, क्रिटेशियस, ठीक है, क्रिटेशियस, CRETAECEOUS, क्रिटेशियस। हिंदी में लिखेंगे तो क्रीटैसियस, TAE, क्रिटेशियस, ये ई है। लिखिए, क्रिटेशियस, क्रिटेशियस युग के दौरान किस चीज़ से हुआ था? ज्वालामुखी के उद्गार से। देखिए, ड्यूरिंग क्रिटेशियस पीरियड लार्ज स्केल ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन फॉर्म डेक्कन ट्रैप। डेक्कन ट्रैप का निर्माण क्रिटेशियस युग के दौरान, पहाड़ और इसमें क्या अंतर होता है? मैदान किसको कहते हैं, पहाड़ किसको कहते हैं? पहाड़ पे मैदान जाके समतल तो मैदान कहलाएगा? बहुत सारा पहाड़ है जहाँ बहुत समतल नहीं, 1000 मीटर से नीचे है तो मैदान कहलाएगा। यदि समुद्र तल से 1000 मीटर तक के एरिया क्या कहते हैं? मैदानी एरिया। और उसके ऊपर पठारी एरिया, और पठारी एरिया का एक लेवल पार करता है तो उसको क्या कहते हैं? पहाड़ी एरिया। लिखिए, भारत में आधा प्रायद्वीपीय पठारी है, आधा जो है ना ज़मीन पठारी है। 16 लाख वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। कितना में? 16 लाख वर्ग किलोमीटर। 32 में से 16 यही है प्रायद्वीपीय भाग। लिखिए, कवरिंग एन एरिया ऑफ अबाउट 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर, 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर। पेनिनसुलर लैंड फॉर्म्स द लार्जेस्ट फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया। लार्जेस्ट फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया is formed by peninsular land which is spread in how much area? 16 lakh square kilometer। भारतीय प्रायद्वीपीय इंग्लिश तो हम देख कर नहीं बोल रहे हैं, हम तो ऐसे ही बता रहे हैं आपको, तो एग्जैक्टली सेंटेंस नहीं, हम रिपीट कर दे रहे हैं। पेनिनसुलर इंडिया इज द लार्जेस्ट फिजियोग्राफिक रीजन ऑफ इंडिया विच कवर्स 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर ऑफ इंडियन मेनलैंड। ठीक है ना? वो हर बार नया सेंटेंस निकल जाएगा, तो इसलिए आप उसको समझ के लिख लीजिए, हर आदमी की भाषा अलग है। चलिए, इसमें क्या है मुख्य जो चीज़ें हैं आप समझिए, हम लोग क्या पढ़ना है ये ध्यान रखिए। एक, इसका लंबाई, चौड़ाई, क्षेत्रफल, इसमें किस किस तरीके की मिट्टी है, किस किस तरीके का पहाड़ है,
कितनी नदियां हैं, कहाँ पर ऊंचा बड़ा है, ये सारे चीज़। ठीक है, तो लिखिए, मोटा मोटी बातें लिखवा रहे हैं। जैसे अरावली कहाँ पर है, ये आपको होमवर्क में लिखिए। अरावली लोकेशन देखना है, अरावली का जो आप लोग से टेस्ट लेंगे उसमें पूछ सकते हैं, अरावली को लोकेट कीजिए। हाँ, मैप देंगे। हाँ, मैप दिया जाएगा आप लोग को, अटैच रहेगा, उसमें आप बताएंगे अरावली कहाँ है। ठीक है, मालवा का पठार लोकेट कीजिए। हाँ, बुंदेलखंड किसी को ज़िंदगी बीत जाता है पढ़ते पढ़ते आदमी बुंदेलखंड सुनते सुनते, लेकिन समझ नहीं पाता बुंदेलखंड है कहाँ। तो बुंदेलखंड का लोकेशन मालवा। अभी आप लोग को बहुत आश्चर्य लगेगा कि यहाँ पर क्या है ना, बहुत सुना होगा आप लोगों ने, ये चित्तौड़ यहाँ पर होगा, चित्तौड़गढ़, चित्तौड़ यहाँ पर होगा। और इस जगह पे झारखंड है, छोटा नागपुर। ये एक ही पहाड़ का रेंज, सोचिए यहाँ से लेके यहाँ तक की पहाड़, और यही भारत को उत्तर भारत और दक्षिण भारत के दो एक डिस्ट्रिक्ट डिवीजन करता है। समझ में आ रही बात? छोटा नागपुर से लेके चित्तौड़गढ़ तक एक ही पहाड़ का रेंज, बेसिकली वो उसका फैलाव और ज़्यादा है, वो गुजरात तक है, गुजरात से लेके। लिखिए, द फिजियोग्राफिक रीजन ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। फिजियोग्राफिक रीजन ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, भारत के प्रायद्वीपीय पठार के भौतिक प्रदेश, भारत के प्रायद्वीपीय पठार के भौतिक प्रदेश, फिजियोग्राफिक रीजन ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। ठीक है, पहला है उत्तर केंद्रीय उच्च भूमि, पहला है उत्तर केंद्रीय उच्च भूमि। जिसको इंग्लिश में बोलेंगे नॉर्थ सेंट्रल हाईलैंड्स, नॉर्थ सेंट्रल हाईलैंड्स। दूसरा है दक्षिण केंद्रीय उच्च भूमि, इसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में? साउथ सेंट्रल हाईलैंड्स। तीसरा है पूर्वी पठार। चौथा ऊंचा मेघालय, हाँ ऊंचा मेघालय या मिकिर भूमि कहते हैं उसको, ऊंचा मेघालय या मिकिर भूमि। इंग्लिश में बोलेंगे मेघालय को क्या बोलेंगे ऊंचा मेघालय? अपलैंड्स, अपलैंड्स, मिकिर अपलैंड्स एंड मेघालय अपलैंड्स। ठीक है, उत्तरी दक्कन, उत्तरी दक्कन क्या हो जाएगा? नॉर्थ दक्कन, नॉर्थ दक्कन। और दक्षिणी दक्कन यानी साउथ दक्कन। 6 हो गया ना, 7वां लिखिए, पश्चिमी घाट और सह्याद्री, पश्चिमी घाट और सह्याद्री, वेस्टर्न घाट और सह्याद्री। और 8वां है पूर्वी घाट यानी ईस्टर्न घाट। पहले ये सब नहीं बताते थे, इसलिए कि अब बहुत अंदर जाके ज्योग्राफी का सवाल पूछ रहा है। पूर्वी घाट एक ही से अकेला ही है, पूर्वी घाट। पश्चिमी घाट के साथ है सह्याद्री रीजन है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी का नाम है गुरु शिखर। देखिए, अरावली की सबसे ऊंची चोटी का नाम है गुरु शिखर। अरावली का विस्तार दिल्ली से गुजरात तक है। अब आप लोग लोकेट कर लीजिएगा, अरावली का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? 800 किलोमीटर लंबा है दिल्ली से गुजरात तक, 800 किलोमीटर लंबा है। यह विश्व का प्राचीनतम वलित पर्वत है। विश्व का प्राचीनतम मतलब सबसे, मतलब पूरे भारत का नहीं, दुनिया के पुराने पर्वतों में से अरावली। फोल्डेड माउंटेन की जब बात की जाएगी तो सबसे पुराना वलित पर्वत है। एक ही पेज से 3 क्वेश्चन। जो परत दर परत रहता है, जो मोड़ पर जाता है, मान लीजिए कोई चीज़ एकदम स्टीप, जैसे कि रॉकी है, वो फोल्डेड नहीं है, यह फोल्डेड है। पीक है, नहीं, जैसे कि मान लीजिए कोई चीज़ ऐसे बन रहा है ना, तो उसमें एक फोल्ड आ जा रहा है, वलित, वलय पड़ा हुआ है, अलग अलग लेयर्स हैं। ये पर्वत ठीक ठाक था, इसको इतना ना तोड़ा गया ना कि पर्वत अब पर्वत की तरह रहा ही नहीं, इसको पूरा तोड़ के इसका गिट्टी बना दिया गया है। यह फैला हुआ है दिल्ली से पालनपुर तक, जो गुजरात में है, दिल्ली से पालनपुर। ये आप लोग मत लिखिए, ऐसे बता रहे हैं। चलिए लिखिए मालवा का पठार, सॉरी अरावली हो गया, हाँ मालवा का पठार लिखिए, मालवा का पठार, मालवा प्लेटू। इसके उत्तर में अरावली है, नहीं अरावली से शुरू होता है, अरावली से शुरू होता है, और दक्षिण में विंध्याचल श्रेणी तथा पूर्व में बुंदेलखंड पठार की सीमा निर्धारित करता है। दक्षिण में विंध्याचल श्रेणी और पूर्व में बुंदेलखंड पठार की सीमा निर्धारित करता है कौन? मालवा का पठार। लिखिए इंग्लिश वाले लिखिए, क्या क्या बोले इसमें? इट इज़ बॉर्डर्ड बाय अरावली इन नॉर्थ, इसके नॉर्थ में अरावली है। द विंध्याचल रेंज इन द साउथ एंड द बुंदेलखंड प्लेटू इन द ईस्ट, पूरब है ना,
हाँ ईस्ट हो जाएगा। देखिए मालवा का जो है ना पठार नदी अपवाह तंत्र को दो भागों में बांटता है। ड्रेनेज सिस्टम, अपवाह तंत्र मतलब ड्रेनेज सिस्टम, यानी ड्रेनेज सिस्टम को दो भागों में कौन सा पठार बांटता है? तो मालवा का पठार नदी के अपवाह तंत्र को दो भागों में बांटता है, यही इसीलिए नर्मदा और माही गिरती है कहाँ? अरब सागर में, और चंबल सिंध बेतवा के यमुना नदी में गिरती है जो बंगाल खाड़ी में जाता है। यानी मालवा के चलते ही यह दो भाग में डिवीजन होता है। मालवा प्लेटू के चलते ही यह दो भाग में जाता है। एक ऊपर जो यहाँ चंबल सिंध केन बेतवा है ना, यहाँ पर जो यमुना की सहायक नदियाँ हैं, तो ये इधर जाएंगी और बाकी माही और केन इधर आएगा। यह तय करता है मालवा का पठार। इसी पठार के चलते ये नदियाँ निकलती तो हैं इधर से, लेकिन उधर जाके मिलती हैं, इधर नीचे नहीं आती हैं। दूसरा दक्षिणी उच्च भूमि था ना, केंद्रीय उच्च भूमि। देखिए विंध्याचल पर्वतमाला, विंध्याचल पर्वतमाला जोबत गुजरात, जगह का नाम है जोबत, जोबत गुजरात, चित्तौड़गढ़ राजस्थान से लेकर बिहार के सासाराम तक फैला हुआ है। यानी गुजरात से सासाराम तक क्या है? दक्षिण केंद्रीय उच्च भूमि है, सासाराम तक, ठीक है। और यही विंध्याचल का भी रेंज है। ये डिवीजन कर रहे हैं प्रायद्वीपीय भारत का। दक्षिण पूर्वी, दक्षिण केंद्रीय उच्च भूमि। देखिए विंध्याचल बुंदेलखंड का पठार, देखिए इस पठार में सतना, रेवा मध्य प्रदेश और मिर्ज़ापुर सम्मिलित है। यानी कि मध्य प्रदेश से लेकर मिर्ज़ापुर तक, मध्य प्रदेश से लेकर मिर्ज़ापुर तक विंध्याचल और बुंदेलखंड। आप लोग अधिक घूमने गए होंगे तो पूरा पहाड़ सब दिमाग में आ जाएगा। देखिए विंध्याचल बुंदेलखंड पठार, इस पठार में सतना, रेवा जो मध्य प्रदेश में है, वहाँ से लेकर यह मिर्ज़ापुर जो उत्तर प्रदेश में है, वहाँ तक इसका फैलाव। देखिए विंध्याचल पर्वतमाला के समानांतर, पैरेलल टू दिस विंध्याचल पर्वतमाला, पैरेलल टू द विंध्याचल बिटवीन नर्मदा एंड द तापी रिवर्स इज द सतपुरा रेंज। हम बोल रहे हैं आपको, हम बता रहे हैं, हिंदी में लिखिए। नहीं तो दोनों में क्या आपको समझ में आ रहा है तो एक लिखिए, दूसरा से उसको सपोर्ट लीजिए। चलिए हिंदी वाले पहले लिखिए, हिंदी वाले लिखिए, क्योंकि इस क्लास में आधे लोग इंग्लिश में लिख रहे हैं और आधे हिंदी में, इसलिए दोनों बोलना पड़ रहा है। लिखिए, लिखिए विंध्याचल पर्वतमाला के समानांतर, इतना लिख लिया आप लोगों ने, नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच सतपुड़ा श्रेणी है। अब यह क्वेश्चन आएगा, सतपुड़ा श्रेणी कहाँ है? अब इंग्लिश में लिखिए, लिखिए पैरेलल टू विंध्याचल बिटवीन नर्मदा एंड तापी रिवर्स इज द सतपुड़ा रेंज। पैरेलल टू विंध्याचल बिटवीन नर्मदा एंड तापी रिवर सतपुड़ा रेंज इज सिचुएटेड। कोई दिक्कत? तो दो दो बार में लिख दो कि नॉर्मली नियम है कि 3 बार बोलने पर आपको लिख लेना है, अदरवाइज आप स्पीड में नहीं है, मतलब जो चाहिए लिखने का स्पीड वो 3 बार का होता है। और यहाँ क्या है कि हम 2 बार इंग्लिश और 2 बार हिंदी बोल रहे हैं, तो हम 4 बार बोल रहे हैं। तो यदि आप अपने आप को क्यों कंसंट्रेट रखिएगा तो आप लिखने के बाद आपको करेक्ट करने का भी समय 1 बार और मिलेगा। देखिए सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। अब यहीं से सवाल आएगा, सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन है? धूपगढ़, पंचमढ़ी के पास है धूपगढ़। जैसे अरावली का सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है? जिसको इशारा करे वही बोलिएगा, ठीक है। और सतपुड़ा पर्वतमाला के ही अन्य चोटी है जिसका नाम आप ले रही थी, अमरकंटक, ठीक है। तो सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? और सतपुड़ा की अन्य चोटी का क्या नाम है? अमरकंटक। और अरावली की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? गुरु शिखर। धूपगढ़ का ऊंचाई तो नहीं पूछेगा, लेकिन 1350 है। चौथा डिवीजन क्या था? छोटा नागपुर का पठार। देखिए यहाँ पर गारो, खासी और जयंतियाँ, मिकिर और रेंगमा, 5 चीज़ें हैं। गारो, खासी, जयंतियाँ, मिकिर और जेंगमा। जेंगमा, जेंगमा कहीं कहीं लिखता है रेंगमा, जेंगमा या रेंगमा।
ये 5 पहाड़ियाँ हैं। कहाँ पर? मेघालय हाईलैंड्स। ये मेघालय हाईलैंड्स का भाग है 5। गारो, खासी, जयंतिया, मिकिर और जेंगमा। मिकिर और रेंगमा। मिकिर और रेंगमा। चलिए एक बार रिवाइज कर लीजिए ताकि आप लोग को थोड़ा रिलैक्स लगे, नहीं तो डेटा बढ़ता जा रहा है। आप लोग से शुरू करते हैं। आप लोग लगता है कि कहीं खो गए हैं, नहीं तो 97 डिग्री किस चीज़ का विस्तार है? केवल पहला डिजिट आप लोगों ने 97 डिग्री से क्या शुरू होता है? मतलब पूरब में है, पश्चिम में है, भारत का ईस्टर्न है, वेस्टर्न है। क्यों चौक हो गया दिमाग? इंदिरा कॉल ऊपर है या इंदिरा कॉल नीचे है? नहीं लिखा भी है फिर भी दिखे तब तो। हिमालय के चारों भाग को क्रम से बताइए आप। व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ हिमालय? शिवालिक वाला जो बताए थे, मध्य हिमालय, बृहत हिमालय, ट्रांस हिमालय और शिवालिक। शिवालिक को शिवालिक ही बोलेंगे, मिडिल को मिडिल ही बोलते हैं, बृहत को ग्रेट बोलते हैं, ट्रांस को ट्रांस ही बोलते हैं। उसी का कोरोलरी नेम है, वो अलग से बताएंगे। 1000 से नीचे मैदान होता है, 1000 के ऊपर पठार होता है। तो अभी जो हम लोग कर रहे थे ना कि ये इसके मतलब कि पठारी का ही जैसे डिवीज़न, जैसे उधर भी पठार है तो यहीं पठार नहीं है, वहाँ भी पठार है। ये क्या है? ये पांचों उसी पठार का है। गारो, खासी, जयंतिया बड़ी पहाड़ी नहीं है ये, लेकिन पठारी एरिया है, हाईलैंड्स कहते हैं इसको। यह पहाड़ भी नहीं है और पठार से थोड़ा सा ऊपर है, तो यह बीच का, इसको हाईलैंड्स कहेंगे। तो ये 5 है। ठीक।